ये वर्ल्ड के कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ते हैं और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को चकित करते हैं। नंबर 1, द इंसिडेंट एट डायटलॉव पास। फरवरी 1959 की पहली रात को रूस के पहाड़ों में 9 स्की हाइकर रहस्यमय तरीके से मारे गए। घटना की रात समूह ने एक ढलान पर डेरा डाला था, रात के खाने का आनंद लिया और सोने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कुछ भयावह रूप से गलत हो गया क्योंकि ग्रुप कभी वापस नहीं आया। 26 फरवरी को खोजकर्ताओं को हाइकर्स का अबैंडन्ड टेंट मिला जो अंदर से फटा हुआ था। आसपास के क्षेत्र में समूह द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान थे। कुछ ने मोजे पहने हुए थे, कुछ ने एक ही जूते पहने थे, कुछ नंगे पैर थे जो सभी पास की लकड़ी के किनारे तक जारी रहे। वहीं पहले 2 शव मिले थे, बिना जूते चप्पल और केवल अंडरवियर पहने। हाइपोथर्मिया द्वारा मृत्यु के निशान थे, लेकिन जैसा कि मेडिकल एग्जामिनर्स ने शव मिला था, साथ ही साथ अन्य 7 शव जो महीनों में खोजे गए थे, हाइपोथर्मिया का अब कोई मतलब नहीं था। वास्तव में सबूतों का कोई मतलब नहीं था। एक शरीर में ब्रूटल असॉल्ट के अनुरूप एक आघात का एविडेंस था, दूसरे को 3rd डिग्री बर्न था, एक को खून की उल्टी हो रही थी, एक की जीभ गायब थी और उनके कुछ कपड़े रेडियोधर्मी पाए गए थे। जारी किए गए सिद्धांतों में केजीबी हस्तक्षेप, ड्रग ओवरडोज, यूएफओ, गुरुत्व इंटरफेरेंस और यति का रूसी वर्जन शामिल था। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने इंफ्रासाउंड नामक एक भयानक लेकिन वास्तविक घटना को शामिल करते हुए एक थियरी प्रस्तुत किया, जिसमें हवा इंटरैक्ट्स के साथ एक बेयरली ऑडिबल हम साउंड बनाने के लिए बातचीत करती है जो फिर भी घबराहट, भय, ठंड लगना, घबराहट की शक्तिशाली भावनाओं को प्रेरित कर सकती है। बढ़ी हुई दिल की धड़कन का रेट और सांस लेने में कठिनाई। एकमात्र आम सहमति बनी हुई है कि जो कुछ भी हुआ उसमें एक भारी और संभवतः अनह्यूमन फोर्स शामिल था। नंबर 2, गोस्ट शिप द मेरी सेलेस्ट। 4 दिसंबर 1872 को द मैरी सेलेस्टे नामक एक ब्रिटिश अमेरिकी जहाज अटलांटिक में खाली और भटका हुआ पाया गया था। ये समुद्र में चलने योग्य पाया गया था और इसके कार्गो के साथ पूरी तरह से बरकरार था, एक लाइफ बोट को छोड़कर, जो ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक व्यवस्थित फैशन में चढ़ा हुआ था। लेकिन क्यों, हम कभी नहीं जान सकते क्योंकि बोर्ड पर किसी का भी फिर से कोई जवाब नहीं आया। नवंबर 1872 में मैरी सेलेस्टे ने न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली के लिए सेल किया। वो कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और ब्रिग्स की पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सहित 7 चालक दल के सदस्यों द्वारा संचालित थी। बोर्ड पर आपूर्ति 6 महीने के लिए पर्याप्त सप्लाईज थी और शानदार एक सिलाई मशीन और एक पियानो था। कमेंटेटर्स आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि समुद्र में चलने योग्य जहाज के स्पीड को तेज करने के लिए कुछ असाधारण और खतरनाक सर्कमस्टांस अराइज हुई होगी। हालांकि जहाज के डेली लॉग बुक पर अंतिम एंट्री कुछ भी असामान्य नहीं दिखाती है और जहाज के अंदर सब कुछ राइट ऑर्डर में दिखाई देता है। वर्षों से थियरीज में विद्रोह, समुद्री डाकू हमला और एक विशाल ऑक्टोपस या समुद्री राक्षस द्वारा हमला शामिल है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस थियरी को सामने रखा है कि बोर्ड पर शराब से निकलने वाले धुएं ने एक विस्फोट किया, जो एक वैज्ञानिक थियरी का रिजल्ट ही जलने के संकेतों को इग्नोर नहीं किया। लेकिन क्या ब्लास्ट इतना भयानक था कि ब्रिग्स ने सभी को लाइफ बोट्स पर चढ़ाने का आदेश दिया होगा? नंबर 3, डू द पोलिक सिस्टर्स प्रूव रिइंकार्नेशन? आज 24% अमेरिकी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस संभावना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन समय समय पर एक अनसुलझा रहस्य सामने आता है जो इतना सम्मोहक और अन्यथा अस्पष्ट है कि यह वैज्ञानिकों को भी सोचने पर फोर्स काटा है। पोलिक बहनों की कहानी में यही है। 1957 में 2 युवा अंग्रेजी बहनों 11 वर्षीय जोआना पोलक और 6 वर्षीय जैकलिन पोलक की एक दुखद कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1 साल बाद उनकी मां ने जुड़वा बच्चों गिलियन और जेनिफर को जन्म दिया। जब जुड़वा बच्चे बात करने के लिए काफी बड़े हो गए तो उन्होंने उन खिलौनों की पहचान करना और रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया जो उनकी मृत बहनों के थे, उन स्थलों की ओर इशारा करते हुए जिन्हें केवल उनकी मृत बहनें ही जानती होंगी, जैसे कि एक स्कूल जिसमें वो दोनों सिस्टर्स क्लास अटेंड करती थी और कभी कभी कारों को देखकर घबरा जाती हैं। वो कार हमें लेने आ रही है, वे कथित तौर पर एक मौके पर चिल्लाए।
जुड़वा बच्चों के 5 साल का होने के बाद ये घटनाएं कम होने लगी और लड़कियां सामान्य जीवन जीने लगी। फिर भी वेन पोलक बहनों की कहानी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन 1918-2007 तक पहुंची, जो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्जन्म का अध्ययन किया था। हजारों संभावित मामलों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर स्टीवेंसन ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने पोलक सिस्टर्स समेत 14 वास्तविक मामलों के बारे में बताया। नंबर 4, व्हाट इज द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट? वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट लगभग 250 पन्नों की किताब है जो पूरी तरह से अज्ञात भाषा राइटिंग सिस्टम में लिखी गई है। ये 1400 के दशक में कार्बन डेट किया गया है और इसमें पौधों के चित्र शामिल हैं जो किसी भी ज्ञात स्पीशीज के समान नहीं है। इसका नाम पोलिश बुक डीलर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। माना जाता है कि इसका उद्देश्य एक मेडिकल टेक्स्ट के रूप में है। इसके पहले मालिक प्राग के एक एल्केमिस्ट जॉर्ज बारेश 1585-1662 थे। बेरेश ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स की ओरिजिन की जांच करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मैन्यूस्क्रिप्ट सदियों तक चेंज हैंड्स जब तक कि इसे वोयनिच द्वारा खरीदा नहीं गया, जिसने माना कि यह अल्बर्ट मैग्नस, एन एल्केमिस्ट, या रोजर बेकन, एन अर्ली साइंटिस्ट, द्वारा लिखा गया था। हालांकि कुछ का मानना है कि वोयनिच ने मैन्यूस्क्रिप्ट और उसके इतिहास को खुद ही गढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में कई अन्य झांसे प्रस्तावित किए गए हैं। बेशक ये कागज और इंक की कार्बन डेटिंग को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अपनी पहली कथित खोज के सदियों बाद वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट हमेशा की तरह इनएक्सप्लिकेबल बनी हुई है। नंबर 5, व्हाट इज एरिया 51? दक्षिणी नेवादा में एरिया 51 एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है जिसका अस्तित्व 2013 तक अनकन्फर्म था, जब CIA 2005 से सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध का जवाब देने के लिए बाध्य था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि एरिया 51 प्रायोगिक विमान और हथियारों के विकास और परीक्षण का समर्थन करता है। सार्वजनिक सैटेलाइट इमेजेस जैसे कि गूगल मैप्स पर उपलब्ध है डोंट प्रोवाइड इनसाइट। यहां तक कि एरिया 51 का दौरा करने के लिए सुरक्षा मंजूरी वाले लोगों को लास वेगास से जेनेट नामक एक एयरलाइन के माध्यम से ले जाया जाता है, जिनके विमान अनमार्क्ड होते हैं और जो उतरने पर अपनी खिड़कियों को ढकते हैं। एरिया 51 के आसपास की गहन गोपनीयता ने अफवाहों को जन्म दिया है कि सरकार इसका उपयोग दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ को घर में रखने और एलियंस पर प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए करती है। एरिया 51 का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसके बारे में अन्य थियोरीज में शामिल है टाइम ट्रैवल पर शोध, टेलीपोर्टेशन पर शोध, एलियंस जीवों के साथ बैठकें, मौसम नियंत्रण के लिए साधनों का विकास और एक अस्पष्ट एक विश्व सरकार से संबंधित गतिविधियां। ये थियोरीज कहां से आए, यह उतना ही रहस्य है जितना कि एरिया 51, लेकिन एक बात क्लियर है, लोग एक अच्छे षड्यंत्र सिद्धांत को पसंद करते हैं। एक पॉइंट पर षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना था कि 1969 में चंद्रमा पर उतरना नकली था। संकेत यह नहीं था।